नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पढ़ाई करना और ईमानदारी से पढ़ाई करना इस दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप सीरियस हैं तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, मतलब जितना भी पढ़ाई करेंगे ऑनेस्टली पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम मैथ में फिर से 20 संभावित प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, ये मैथ का क्लास 3 है और हम लोग आज 20 संभावित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हर संडे को 3 to 5 PM मैं स्टडी फॉर गोल ऐप डाउनलोड करके उसमें से दे सकते हैं, जो कि पेपर 3 का बाइलिंगुअल टेस्ट होता है। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वो अवेलेबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पे देखा। ठीक है, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिसकर्मी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़ा। ठीक है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय किया। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो उसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। देखो, यहाँ पे समय का रेशियो दिया गया है। अगर हम लोग बात करें टाइम का रेशियो, टाइम का, तो अगर चोर और पुलिस है ना, तो चोर जो है वो 52 मिनट दौड़ता है और पुलिस जो है वो 40 मिनट दौड़ता है। तो रेशियो कितना आ गया, 13 और ये 10 है ना, 13:10। जो टाइम का रेशियो होता है और स्पीड का रेशियो जो होता है वो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, मतलब कि 10:13 हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि मान ली जाए कि ये जो है ये 1200 मीटर के डिस्टेंस पे है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है। ठीक है, तो चोर दौड़ना शुरू करेगा इधर और पुलिस यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा और यहाँ कहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, चोर यहाँ पे कहीं पकड़ा जाएगा और जब पकड़ा जाएगा तब जो टाइम जो होगा वो सेम होगा, है ना, सेम टाइम होगा। टाइम जो है जितना देर के लिए पुलिस दौड़ा उतनी ही देर के लिए चोर भी दौड़ा है। तो टाइम जब सेम होगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, मतलब कि डिस्टेंस का रेशियो भी 10:13 हो जाएगा। मतलब कि चोर अगर 10 यूनिट दौड़ा है यहाँ से यहाँ तक, 10 यूनिट दौड़ा है, तो पुलिस है वो कितना यूनिट दौड़ेगा, 13 यूनिट दौड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग कि पुलिस जो है 3 यूनिट ज़्यादा जो दौड़ा है, तो 3 यूनिट ज़्यादा जो दौड़ा है तो कितना दौड़ा है, 1200। 3 का वैल्यू जो है वो 1200 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 400। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू हो जाएगा 4000 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसी तरह से रेशियो से सॉल्व करें, आसानी से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। समझाने के लिए इतना टाइम लगा, आप लोगों को बनाने में हार्डली 30 सेकेंड लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो समय अवधि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बोलता है कि साधारण ब्याज जो प्राप्त है, सिंपल इंटरेस्ट जो प्राप्त है, वो 2/5 है प्रिंसिपल का। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं SI/P कितना हो गया, 2/5। यानी कि अगर हमारा मूलधन 5 है तो उस पर हमको इंटरेस्ट 2 मिल रहा है। और हम लोग जानते हैं SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू होता है PRT/100, है ना। तो SI कितना हो जाएगा, 2, और ये P कितना हो जाएगा, 5। तो R कितना दिया हुआ है, 8, है ना, 8/100। और टाइम पीरियड हम लोग को निकालना है। तो 5 से अगर हम लोग काट दें इसको, तो यहाँ 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से 4 बार में, 4×5 = 20, और 20 से ये 5 बार में, तो T कितना आ गया, 5 ईयर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ट्रेनों 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 मीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। उनकी लंबाई क्रमशः 210 मीटर और 265 मीटर है।
ठीक है। तो वे एक दूसरे से पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो ट्रेनें जो है वह स्पीड कितना दिया गया है 70 किलोमीटर और 85 किलोमीटर, और दो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। जब एक दूसरे की तरफ बढ़ती है ना, एक जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और ये जो है इधर से 85 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 155 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 155 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को आंसर जो है वो मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अभी इसको कैंसिल नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या है कि हम लोग को पूछा गया है कि कितने समय में वो पार कर देगा। तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, दोनों ट्रेन का जो है वो लेंथ को लेते हैं, है ना। 210 और 265 को ऐड कर देंगे, 210 प्लस 265 बटे 155 गुना 5 बटे 18। यहाँ हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 210 प्लस 265 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 465, और यहाँ 155 गुना 5 और ये 18 को हम लोग ऊपर ले गए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 155 से ये 3 बार में चला जाएगा, और इधर 18 तिया 54 बटे 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.8 मीटर 10.48 सेकेंड, है ना। ये आ गया 10.8 सेकेंड। तो 10.8 सेकेंड है हमारा ऑप्शन में, हाँ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC और कॉन A इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। बाह्य कोण एंगल CBD और BC AB और AC को दोनों सिरों से पर बढ़ाने से बना है, के द्विभाजक समद्विभाजक यहाँ कर लीजिए, समद्विभाजक BD और CO है, और वे O बिंदु पर मिलते हैं। तो एंगल BOC, ये एंगल है, एंगल BOC का मान क्या होगा। हम इसका डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि ये जो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC। अब बोलता है कि AB और AC, AB इक्वल टू AC, ये और ये बराबर है, ठीक है। और बाह्य कोण जो है CBD ये ना, इसको बढ़ाने से इसको बढ़ाते हैं और इधर बढ़ाते हैं इसको, तो ये हो गया CBD, है ना, और ये हो गया BCE। ये दो एंगल हो गए, ये एंगल। अब जो इसका समद्विभाजक है ना, जो इसको डिवाइड कर रहा है, वो इधर किधर कहीं पे O बिंदु पे मिलता है। तो यही BOC इस एंगल का मान क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। और अगर आप ज्यामिति ठीक से पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो मिल रहा है वो पॉइंट है ना। तो इसको हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं, अंदर वाले को इन सेंटर बोलते हैं और इसको एक्स सेंटर बोलते हैं। और इसका जो मान होता है, इस एंगल का जो मान होता है वो होता है 90 माइनस A/2, है ना, एंगल A/2, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 90 माइनस 40/2, जो कि हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता, ये अगर आप भूल गए हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ये 40 डिग्री है, ये दोनों भुजा इक्वल है, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। कितना कितना होगा ये कोण होगा, ये 40 है, हाँ। तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। 70 140 और 40, है ना, 180। अब लोग हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये दोनों के सम के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 110, ये 110 होगा। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये होगा 55 डिग्री, तो ये भी होगा 55 डिग्री। तो 55 55
कितना 110, तो ये कितना आ जाएगा 70। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा। कहने का मतलब है कि 5, 10, 15 इस तरह से 10 गुणज कितना लास्ट वाले 50 होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, उसका औसत पूछा जाए, तो लास्ट वाली संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 कर देना है। ठीक है, तो ये 55/2 यानी कि 27.5 ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में 3 भुजाओं का गुणनफल 780 है और इसकी अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। परित्रिज्या का गुणनफल 13 है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि R × R ये हो गया हमारा क्या, अंतःत्रिज्या, जिसको इन सेंटर बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, और इसको सर्कम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों का गुणनफल कितना देके रखा है 13। हम लोग जानते हैं R होता है डेल्टा/S, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और S होता है परिमाप, है ना, अर्ध परिमाप होता है। S होता है वो अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अब R = क्या होता है, ये होता है ABC, तीनों भुजाओं का लेंथ का गुणनफल बटे 4 डेल्टा। यहाँ से डेल्टा और डेल्टा चला गया और ये 13। तो ABC जो है, तीनों भुजाओं का गुणनफल जो है 780 दिया हुआ है। तो ये कितना है 780 बटे 4S = 13। यहाँ से अगर 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, कितना बच्चा 38, है ना। तो 4 × 9 = 36 और 4 × 5 = 20। ठीक है, ये 4 से चला गया और 13 से काटते हैं, 13 एकम 13 और बच गया कितना 6, 13 × 5 = 65। मतलब कि S = कितना आ गया 15। S = 15 आ गया ना। S क्या है, अर्ध परिमाप। तो परिमाप कितना होगा, परिमाप हो जाएगा S2S, है ना। तो 15 × 2 यानी कि 30। 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो 200 से 400 के बीच टोटल कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 6 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या हम लोग से पूछा गया है, तो हम लोग 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, जो होता है 30, है ना। तो जो संख्या 6 और 5 से विभाज्य होगा वो संख्या 30 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो 30 से विभाज्य होने वाली संख्याएं जो 200 से 400 के बीच में, वो कौन कौन से होंगे। पहले होगा 210, फिर 30 बढ़ाते जाते हैं, 240, फिर 270, फिर 300, फिर 330, 360 और 390। तो कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या है, अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज BAC और त्रिभुज PQR समरूप है। तो त्रिभुज BAC और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है वो क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि BA = 4 सेंटीमीटर तो PQ की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो ये दोनों का क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो उसके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा BA बटे PQ का स्क्वायर, है ना। तो ये दिया हुआ है कितना 25/36, है ना। तो BA बटे PQ का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5/6, 5/6 है कि नहीं। रूट निकाल लिए हम लोग BA/PQ।
है ना। अब बी ए दे के रखा है हम लोग को, बी ए दे के रखा है 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना हो जाएगा 6 × 4/5, तो 24/5 है ना, 24/5 ये कितना आ जाएगा 4.8, ये 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है कि समान धारिता की 3 बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात क्रमशः 4:1, 4:3 और 1:2 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है, तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जैसे देखते हैं कि ये पहले में क्या है, दूध और पानी का अनुपात 4:1, दूसरों में क्या है 4:3 और तीसरे में क्या है 1:2। अब बोला गया है कि ये समान धारिता वाले हैं, कैपेसिटी सबका समान है, तो इसको जोड़ते हैं अगर हम लोग तो ये 5 आ रहा है, इसको जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है और इसको जोड़ते हैं तो 3 आ रहा है। ये तो समान धारिता नहीं हुआ, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको समान करना होगा। समान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5, 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, वो कितना आता है 5 या 15, 15 सत्ते 105 है ना। सबको हम लोग 105 बनाएंगे, तो इसको 105 बनाने के लिए इसको 21 से गुना करेंगे, इसको 5 तिहाई 15 से गुना करेंगे और इसको कितना से गुना करेंगे 35 से गुना करेंगे, है ना। तो इसको अगर हम लोग सबको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 21 चौका 84 = 21 पहला। दूसरा कितना हो जाएगा, अब 15 से 4 को गुना कर रहे हैं ना, 15 से 4 को, तो ये 60 अनुपात ये कितना आ जाएगा 15 तिया 45। देखो सब 105 आएगा, 35 से कम 35, यहाँ पे भी लिख सकते थे हम, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए अलग से लिख रहे हैं। तो 35 से कम 35 और इधर कितना आ जाएगा 35 दूनी 70। ठीक है, और अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये 9 और ये 17, 179 = 136 है ना। तो अगर हम लोग सबको समान अनुपात में मिलाते हैं तो जो बड़ा बोतल है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा 179 = 136। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को दिखे ना, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं x⁴ + 1/x⁴ = 194। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो क्या दिया हुआ है, x⁴ + 1/x⁴ = 194 है ना। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग इसको +2 करके 196 आ रहा है और अगर इसका रूट निकाल दें तो ये x² + 1/x² का वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो इसको कितना, ये कितना आ जाएगा 14। और फिर से इसमें अगर +2 कर देते हैं तो ये आ गया 16 और इसका अगर रूट निकाल देंगे तो x + 1/x का वैल्यू आ जाएगा। तो x + 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका 200 से 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 600 संख्याएं हैं। अब अगर पूछा गया कि 5 से जो विभाज्य नहीं है वैसी संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 4/5, 4/5 से गुना कर देंगे। अगर हम लोग से पूछा जाए कि 7 से विभाज्य जो ना हो उसकी संख्याएं कितनी होगी, तो वो होगा 6/7। इस तरह से अगर और भी कुछ पूछता कि 9 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं, तो उसके लिए हम लोग 8/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लोग कर देते हैं, ये 4 छक 24, 24 छक 144, 100/35। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 35 को ना 35 से 144 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना बार में लग जाएगा, ये 4 बार में लगा। ठीक है, ये 140 हो गया, अब ये 40 बचा, फिर ये एक बार में 35, फिर 5, फिर ये 0 आया, फिर ये एक बार में, तो ये कितना 35 है ना। अब ये भागा नहीं लगेगा, तो ये 411 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए एग्ज़ाम में, आप इस तरह से सॉल्व करें, आपका समय भी बचेगा और आसानी से आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, माना XYZ एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। ठीक है,
यदि उस घनाभ का आयतन जो है वो 400 घन सेंटीमीटर है, ठीक है, 400, इसको हटा देते हैं अभी, 400 घन सेंटीमीटर है और कुल क्षेत्रफल 340 वर्ग सेंटीमीटर है, तो x पे पावर -1 प्लस y पे पावर -1 प्लस z पे पावर -1 किसके बराबर होगा? आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है? अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम होता है एक्स वाई जेड और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और कुल क्षेत्रफल उसका कितना हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना हो जाएगा? वो होता है 2 × XY YZ प्लस ZX, है ना। और ये कितना दे के रखा है? ये 340 दे के रखा है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको अब देखें, x पे पावर -1 प्लस y पे पावर -1 प्लस z पे पावर -1, ये इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग ये सबका एलसीएम लें तो इधर x y z आ गया, इधर कितना आ जाएगा? xy yz प्लस zx, है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2 टाइम्स xy प्लस yz प्लस zx का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 340। तो xy yz और zx का वैल्यू कितना हो जाएगा? 340/2 यानी कि 170। और xyz का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400। तो यहाँ पे ये 400 को रख देते हैं, तो ये कितना आ गया? 17/40, मतलब कि 17/40। 17/40 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 60 कुर्सियों को 24,560 में खरीदा जाता है तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 24,560 में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए? तो इससे हम लोग को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 20% का लाभ अर्जित करना है ना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, है ना। तो अगर कुर्सी का दाम पहले 5 था तो 20% लाभ यानी कि 1 रुपया बढ़ा के बेचने पे उसको 6 में बेचना पड़ेगा, है ना। तो 60 कुर्सियों को अगर हम लोग पहले 5 रुपये में खरीदे थे तो कितने कुर्सियों को, मान लीजिए x कुर्सियों को हम लोग 6 रुपये में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि 20% का लाभ कमाने के लिए हम लोग को 6 रुपये में बेचना। अगर हम लोग 5 रुपये में बेचे थे तो अब हमको 6 रुपये में बेचना होगा, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है ना। तो अगर हम लोग इनिशियली दाम 5 रखे थे तो अब जो दाम है वो 6 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 से ये 10 बार में चला जाएगा और x का वैल्यू 50, यानी कि हम लोग को 50 कुर्सियाँ बेचनी होगी 24,560 रुपया में, ठीक है। तो ये 50 हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15/4 प्लस 15/4, रूट के अंदर 15/4 है, फिर उस रूट के अंदर 15/4 है, प्लस फिर उस रूट के अंदर, ये इस तरह से ये सीरीज चलते जाए। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग जानते हैं कि जब भी ये सीरीज़ यहाँ पे प्लस में हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 15/4 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ते हैं जिसका बीच का डिफरेंस क्या हो? 1 हो। तो ऐसे नंबर में तोड़ते हैं, ये हो जाएगा। इसके लिए हम लोग 5/2 × 3/2, देखो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। 5/2 में अगर हम लोग 3/2 को घटाएंगे ना तो 2/2 आएगा, मानी कि 1 आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और जब भी यहाँ प्लस का साइन होना तो हम लोग बड़े वाले नंबर को कंसिडर करते हैं और वही हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 5/2, और 5/2 कितना होता है? 2.5, है ना। 2.5 हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। जो इसका कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और जान रहे हैं वो आंसर आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चन इस तरह का दिया हो ना कि 30 - √30, फिर उसके अंदर √30, फिर उसके अंदर √30, इस तरह से चलता जाए, और यहाँ 30 प्लस
√30 प्लस √30 प्लस √30 इस तरह से चलता जाए, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 30 को, और ये जब इन्फिनिटी तक जाता है, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और तीनों कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो 30 को हम लोग क्या करते हैं कि 2 ऐसे नंबर में तोड़ते हैं जिसके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है, और गुना करने पर, है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये लागू होता है, गुना करने पे 30 आए, तो ये 6 और 5 है। और जब यहाँ साइन जो है माइनस होगा ना, तो हम लोग छोटी संख्या को लेंगे, और जब यहाँ साइन प्लस होगा तो हम लोग बड़ी संख्या को लेंगे। और ये अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो ये अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है इस तरह से, तो इसका आंसर 30 ही होता है। ठीक है, इसका आंसर 30 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा आंसर, यहाँ पे होगा 5, और यहाँ होगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा बटे 30। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन कर लीजिए आप लोग, प्लस का साइन करके इसका आंसर दीजिए, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 6 11 बटे 30। हाँ, अगर यहाँ पे आप लोग माइनस का साइन रखें तो ये कितना आएगा 5 - 6 बटे 30, मानी कि -1 बटे 30, तो आप लोग नन ऑफ दिस मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ प्लस का साइन ले रहे हैं तो ये हमारा 11 बटे 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है कि कॉस थीटा, ये थीटा है, हाँ हर जगह थीटा है, कुछ भी मानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये होता क्या है cos थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन पे पावर 4 थीटा। अब क्या करते हैं, ये cos स्क्वायर साइन पे पावर 4 थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये इसको हम लोग लिख रहे हैं साइन पे पावर 4 थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, और ये cos स्क्वायर थीटा, ये √100, तो ये हो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, √2 cos थीटा, ये आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा √2 cos थीटा। अगला क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बार जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं, और CSET में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ पहले। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई संख्या, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, कोई संख्या है जो 7, 11 और 13 तीनों से विभाज्य है। ठीक है, तो ये 7, 11, 13 को गुना करने पे कितना आता है 1001 आता है। ठीक है, 7, 11, 13 को गुना करने पे, और 1001 से अगर हम 3 डिजिट का कोई भी संख्या को गुना करते हैं ना, कोई भी संख्या को गुना करते हैं तो वो रिपीट होता है। ठीक है, वो रिपीट होता है, मतलब XYZ × XYZ आ जाएगा। मान ली जाए, है ना, मान ली जाए कि अगर हम लोग 1001 से 368 को गुना किए, है ना, तो वो इसका आंसर कितना आ जाएगा 368, 368, है ना, ये एग्जाम्पल के लिए हम बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि कोई संख्या, अगर ये संख्या जो है वो 7, 11 और 13 से विभाज्य है ना, तो ये संख्या कितनी होगी, ये संख्या होगी XYZ। तो यहाँ पे x के जगह पे कितना है, x के जगह पे 5 है, और y के जगह पे कितना है, y के जगह पे 7 है, और z के जगह पे कितना है, ये 8 है। ठीक है, z के जगह पे कितना है 8 है। तो इस तरह से x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 8। तो x 5 माइनस 2y मानी कि 14 और प्लस 8, ये कितना आ जाएगा आंसर इसका -1। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है क्रमशः 7 - 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 + 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इसको करके कमेंट सेक्शन में जो है आंसर बताइए कि
कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है एक हम पहले करवा चुके हैं और कॉन्सेप्ट ही पूरा डिटेल में लिखे थे वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह व्यक्ति उसे 1 साल बाद 90 रुपया और एक पगड़ी देगा। ठीक है, नौकर केवल 9 महीने काम करता है और उसे 65 रुपया और एक पगड़ी प्राप्त होता है। ठीक है, तो पगड़ी का मूल्य क्या है? पहले क्या बोला गया था उसको कि अगर आप 1 साल काम करते हैं तो आपको 90 रुपया और एक पगड़ी मिलेगा। ठीक है, हाँ, और बाद में उसको कितना दिन काम किया? वो 65 दिन काम किया और उसको एक पगड़ी मिला। तो ये एक दिन का हम लोग का उसका सैलरी मतलब कि तनख्वाह निकाल लेते हैं। तो 90 प्लस एक पगड़ी बाई 12, तो ये एक दिन का 12 मंथ है ना। 1 साल काम करेगा तब ना, 1 साल काम करेगा मतलब कि 12 महीना काम करेगा। ठीक है, और ये कितना 9 महीना काम करेगा। 3 से 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, तो ये 270 प्लस पी इक्वल टू 4 पच्चे 20, 4 छक 24 और 2 26 प्लस पी प्लस 4p। यहाँ से ये देखो ये हो गया 3p और ये हो गया 4p, है ना। तो यहाँ से अगर इस 3p को उधर ले जाएं तो p इक्वल टू हो जाएगा 10, यानी कि पगड़ी का दाम कितना 10। अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करते हैं, तो पहिए का त्रिज्या क्या होगा? तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन इधर दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्पेस दिया गया है सॉल्व करने के लिए, बी पॉजिटिव, है ना। तो ऐसे है, इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। पहिया जो है ना एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करता है उसके परिधि के बराबर 2πr, और वो टोटल कितना चक्कर लगा रहा है? 5000 चक्कर लगा रहा है ना। तो इतना, और ये 44, क्योंकि हम लोग को आंसर जो चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये 44 किलोमीटर है ना। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1000 से, और उसको उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना, 100 से। तो यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल आउट करना चाहिए, यहाँ से अगर r का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, पहले क्या करते हैं कि 2 गुना 22/7 r टू 5000 यहाँ पे लिखते हैं। ये 3 जीरो से इस 3 जीरो को उड़ा दिया हम। अब ये 22 दूनी 44 और ये 44 चला गया, और ये 5 से ये 20 बार में चला गया। तो r का वैल्यू कितना आ गया? 20 गुना 7 है ना, 140 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का 20 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आया था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको मेरा पर्सनल नंबर 7979866391 पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।